मियाँ बीवी आपस में ये जो मोहब्बत वाला कॉन्सेप्ट है इसको ज़्यादा सर पे सवार ना करें, एक मोहब्बत वाले कॉन्सेप्ट को सर पे सवार ना करें और एक अंडरस्टैंडिंग वाले कॉन्सेप्ट को अपने सर पे सवार ना करें। इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये खलजान होता है, डिप्रेशन की रूट होती है। अच्छी बात है अगर अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी बहुत भी है, तो गुजारा ज़रा आसानी से हो जाता है। नहीं है तो फिर अब क्या करना है? अगर नहीं है तो एक दूसरे को छोड़ के भागना है। मोहब्बत है तो अच्छी बात है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। ज़िंदगी नर्म हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है, आसानी से गुजर जाती है, ज़्यादा तकलीफ नहीं आती इसमें। लेकिन अगर नहीं है तो फिर अब क्या करना है? तोड़ देना रिश्ते को। ये तो कोई बात नहीं है कि इंसान को दुनिया में किसी रिश्ते से मोहब्बत ना मिले वो उसको तोड़ दे, उसकी किसी रिश्ते किसी ताल्लुक से अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा हो रही तो उसको तोड़ दे। तो फिर क्या क्या तोड़ता फिरेगा? तो तोड़ना नहीं होता, साथ में चलना होता है। और मोहब्बत होती क्या है? कुछ भी नहीं होती है। एक्सपेक्टेशंस की गठड़ियाँ उठा के अपनी दूसरे के सर पे रख देते हैं और सारी ज़िंदगी एक दूसरे को एग्जॉस्ट करते फिरते हैं और एक दूसरे के साथ फिर अपनी वफादारियां सच्ची साबित करने में सारी जिंदगी मारे जाते हैं। यही मोहब्बत होती है। इसको इल्म से, अकल से, एतदाल पे लाया जाता है। फिर जाके बड़े तवील अरसे के बाद, बड़ी खूनरेजी, बड़े ब्लड शेड के बाद जाके पता चलता है कि असल में मोहब्बत क्या चीज़ है। और इंसान को दूसरे से तो मोहब्बत होती नहीं है, अपनी तवक्कुआत से मोहब्बत होती है जो उसने दूसरे शख्स में वाबस्ता कर ली होती हैं और उनके साथ अटैचमेंट पैदा कर ली होती है। और इन उम्मीदों और तवक्कुआत के पूरा होने से मोहब्बत पैदा होती है और इनके टूट जाने से नफरत पैदा हुआ करती है। और इस रिश्ते में अना जो होती है ना वो बर्बाद करती है। जंग ही अनाओं की होती है, ताल्लुक होते ही अनाओं के हैं। और इंसान की फितरत ही नहीं है जी। मर्द और औरत जो होते हैं ना उनका सारी जिंदगी एक साथ रहना, दिस इज अगेंस्ट द नेचर। रह नहीं सकते एक दूसरे के साथ, सारी जिंदगी नहीं रह सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। और क्या एक दूसरे की खताएं पता लग जाती हैं, कमजोरियां पता लग जाती हैं और फिर घर का भेदी जो है वो लनका ढाता है। ब्यूटी है अगर इस पे इतदाल हासिल करने की कोशिश कोई करेगा, अपने इल्म को बढ़ाने की कोशिश करेगा मुसलसल संजीदगी के साथ, इखलास के। और संजीदगी और इखलास होता क्या है? कांस्टेंट नहीं होता जी। स्टेटमेंट को कांस्टेंट ना लिया करें, स्टेटिक ना लिया करें। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जिंदगी की प्रायोरिटी क्या है? अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो समझा दिए जाएंगे, बचने की कोशिश कर रहे हैं तो बचा दिए जाएंगे। इतनी सिंपल सी तो मैकेनिक्स है जिंदगी के। हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना जी, जो इसको मैं हिंदुस्तानी निज़ाम कहता हूँ, ये मादराना निज़ाम है। मादराना निज़ाम इसलिए है, बाकी आप अरब कंट्रीज में देखें तो वहाँ पिदराना निज़ाम चलता है। फादर ज्यादा टेक ओवर करता है, औलाद की जो कशिश है खास तौर पर बेटों के जो ताल्लुकात हैं वो अपने वालिद की तरफ ज़्यादा हुआ करते हैं। उनके अंदर एक मखसूस सख्ती पाई जाती है। और क्योंकि वहाँ पे बच्चे खास और बेटे अपने बाप के साथ ही ज़्यादा मूव किया करते हैं तो उनका सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे यहाँ का सिस्टम जो है ना जी, इसमें औरत को पाँव की जूती बना के रखा गया। एंशियंट है, पुराना हिंदुआना सिस्टम है, वही लेके आए आगे। अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी ही सख्ती के साथ, बहुत ही सर्जिकल तरीके से, बदतरीन तरीके से, भयानक तकलीफ के साथ इसकी तत्हीर हो रही है और इसमें कुछ बेहतरी के इम्कानात पैदा हो रहे हैं और उसमें बहुत खौफनाक नुकाइस भी निकल के आ रहे हैं। और बहरहाल इसमें होता ही है कि अब माँ घरों में होती थी और बाप जुल्म करता था, दबा के रखता था, पीसता था, मारपीट होती थी, गाली गलोच और सारा कुछ ही किया जाता था। कंबाइन फैमिली सिस्टम, एक औरत है और उसने पूरे कुनबे को खाना भी पका के देना है, सफाइयाँ भी करनी है, नौकरानी भी वही होती थी। सब कुछ पता है, सारी चीज़ें जो कुछ भी होता रहा है। बहुत से मेरे ऐसे सुनने वाले हैं जिन्होंने ये सब कुछ होता हुआ देखा है। देवरों के साथ ज़िंदगी बसर करना, सास ससुर के साथ और देवरानियों के साथ, भाभियों के साथ, जेठानियों के साथ ज़िंदगी बसर करना, उनके बच्चों के साथ उलझना। तो एक सर्कस चलती रही है इस माशरे में। अभी तो खैर टूट गया, कहीं कहीं अब रेयर है, चल रहा है, कितनी देर तक सांस लेगा, खत्म हो गया। तो जो बच्चे होते थे ना, खास तौर पे जो मर्द होते थे, आपको कॉन्टिन्यू में इसका दिखा रहा हूँ कि जो बेटे होते थे वो माँ के साथ, माँ के ऑब्जर्वर होते थे। उनको पता होता था कि माँ ने क्या क्या सहा है, क्या क्या बर्दाश्त किया है। तो उनकी जो सिंपथीज होती थी वो अपनी माँ के साथ होती थी। और माँ जो है बीवी, वो फिर खावन से बदला लेती थी औलाद की सूरत में, बड़े सब्र के साथ अपने बूढ़े होने का इंतज़ार करती थी। भाई बड़े हो जाते, मैच्योर, अपने अपने घरों के, ख़ानदानों के मसाइल शुरू हो जाते थे, ज़मीन जायदाद के झगड़े आते थे, बहुत कुछ होता था। ज़िंदगी ने अपने असल रुख तो दिखाना ही होते हैं। और उसके बाद जब खावंद अकेला हो जाता था और अपनी औलाद का ख़ास तौर पे बेटों का दस्ते नगर हो जाया करता था, और अभी भी घरों की स्टोरीज़ यही हैं, तो फिर जो बीवियां हैं वो बदला लिया करती थी, तहकीर करती थी, कंट्रोल किया करती थी घर के सिस्टम को, और एक रानी बन के, एक मलका बन के तख्त पे बिठाई जाती थी, मोर्शल किया जाता था। लेकिन उसका रिजल्ट ये होता था कि विशेष लूप का शिकार हो जाती थी।
उसको थोड़ा सा बयान करता हूँ। इस सिस्टम के अंदर एक भयानक जो सब सिस्टम जिसको कह सकते हैं, एक बड़े पुर्जे के अंदर एक छोटा पुर्जा लगा हुआ जो चल रहा था, वो भाइयों का सिस्टम था। क्योंकि आज से 30-35 साल पीछे चले जाएं, स्पेशली 20 से पीछे, ज़्यादा चेंज जो आया है 2000 के बाद ही आना शुरू हुआ है और 20 सालों में कंप्लीट हो गया है, अपनी पीक पे चला गया हुआ है, और फिर मेरा जिसम मेरी मर्जी हो गया है। तो इसमें जो मर्द होते थे ना, जो बेटे होते थे, उनका वो अपने भाइयों के साथ चलना ज़्यादा पसंद करते थे। प्रोटेक्शन की अलामत होती थी, ताकत की अलामत समझे जाते थे बेटे, और एक दूसरे के घरों में इकट्ठे रहना, एक सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम, ये एक सिक्योरिटी की एक अलामत था। जिस घर में बेटे इकट्ठे रह रहे हैं, बाप रह रहा है, उनकी बीवियाँ इकट्ठी रह रही, तो उसको एक पावरफुल घर, कंट्रोलिंग घराना समझा जाता था। और इसमें सारा कुछ होता रहा है। और औरत फिर अपने बच्चों को जब इस्तेमाल करती थी बुढ़ापे में, बाप को, खावंद को जलील कराती थी उसकी औलाद के हाथों। तो यहाँ तक तो मुझे फिर भी इंसान का रिएक्शन समझ आया था, लेकिन जो सबसे बड़ी मार शैतान औरत को मारता रहा है वो ये कि यही औरत बाद में सास बन के अपने बेटों की आने वाली बीवियों को, जो उसकी बहुएं होती थी, उनके ऊपर यही सब कुछ एक्सरसाइज करती थी। क्योंकि हम वही देते हैं जो हमारे पास होता है, हम वही कुछ बोलते हैं जो हमने सुना होता है, देखा होता है, पढ़ा होता है, एक्सपीरियंस किया होता है। आदमी ना चाहते हुए, अनजाने में उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। जिस सिस्टम से वो रोता रहा है, उसके हाथों जलील होता रहा है, वो आखिर में उसी का पुर्जा बन के, क्योंकि वो सिस्टम उसको पावर देता है। गेटिंग इट, द होल स्टोरी के, आई वंडर इफ यू सी दिस, कि 20-25 साल, 30 साल एक औरत ने मार खाई, जलील हुई, बच्चों को रेज किया, खावंद का जबर उसने, उसकी हैबत बर्दाश्त की, अपने घर में वापस नहीं जा सकी, मैके जाने से रोक दिया जाता था, जलील किया जाता था, सारा कुछ करके जब वो ताकतवर हुई, उसके पास जवान बेटे उसके आगे खड़े हुए और उसको पता चला कि अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ, तो खावन से बदला लेते लेते वो अपनी बहुओं के साथ भी वही सलूक करती थी। क्योंकि वो भी इनसिक्योर हो जाती थी, उसे ये पता चल जाता था कि अगर उसने आज़ादी दी तो उसकी अपनी वैल्यू कमज़ोर हो जाएगी और वो एक बार फिर जलील होगी अपनी बहुओं के हाथों में। तो ये इनसिक्योरिटी की वजह से, ये खौफ की वजह से ये सारा चक्कर चलता था। और इस मामले में नादानिस्ता तौर पे औरत की दुश्मन बनी हुई थी, और ना चाहते हुए, अनजाने में वो मर्द की शराकतदार हो गई थी औरत पे जुल्म। मैंने ये बदतरीन मिसाल देखी कि वही औरत जिस पे मर्द जुल्म कर रहा है, वो अगली आने वाली औरतों पे जुल्म करने में मर्दों की पार्टनर बन जाया करती थी। और फिर अल्लाह ने खैर इसको 20वीं सदी में इस निज़ाम को पलट दिया, और जहाँ सब कुछ पलटा वहाँ पे ये भी पलट गया है। अब ये टूटा फूटा सा पड़ा हुआ है हमारे पास। कुछ जगहों पे एक्सरसाइज हो रहा है, जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे औरतें रिएक्ट कर रही हैं, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे तो बिल्कुल ही, चुके अतदाल हमने ना पहले किया ना अब कर पाए, और औरतों का रिएक्शन हमारे सामने अब आ रहा है। और बिल्कुल दुरुस्त टूटा है कंबाइंड फैमिली सिस्टम। मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये बिल्कुल दुरुस्त टूटा है। और ये कहाँ का इस्लाम है कि नामहरमों के दरमियान में रहना, देवरों के दरमियान में रहना, ये कहाँ का इस्लाम है कि आप एक बड़े घर में 4 भाई कमरे बना के उनमें शादियां कर करके अपनी बीवियों को ला रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं, और सारा दिन वहां पे आमदो रफ्ता है, और खाने इकट्ठे खाए जा रहे हैं, और लड़ाइयां सबके सामने हो रही हैं, और नामहरम के साथ आपका और सब कुछ ही होता रहा है।